तो आज हम बात करेंगे मैपिंग पॉपुलेशन के बारे में। मैपिंग पॉपुलेशन क्या होता है? जैसे मैपिंग पॉपुलेशन की बात करें तो इसके अंदर आता है रील्स, नील्स, बैक क्रॉस पॉपुलेशन, बीसी पॉपुलेशन कह सकते हैं, हैप्लॉइड एंड डबल हैप्लॉइड पॉपुलेशन, हैप्लॉइड एंड डबल हैप्लॉइड पॉपुलेशन, हैप्लॉइड एंड डबल हैप्लॉइड पॉपुलेशन। इसके अलावा होता है F2 डिराइव्ड, F3 पॉपुलेशन, ये सारे जो पॉपुलेशन है ये मैपिंग पॉपुलेशन के काम में आते हैं। यानी एक ऐसा पॉपुलेशन जिसमें हम जीन मैपिंग कर सकें, जेनेटिक मैपिंग का कंस्ट्रक्शन हो सके। ठीक है, ऐसे पॉपुलेशन को बोलते हैं मैपिंग पॉपुलेशन। यानी ये जो पॉपुलेशन है रील्स, नील्स या बैक क्रॉस पॉपुलेशन, अप्लाइड डबल अप्लाइड पॉपुलेशन या F2 पॉपुलेशन, F3 पॉपुलेशन, इनमें हम जेनेटिक मैप इजीली कर सकते हैं। तो इस प्रकार के पॉपुलेशन में हम जीन मैपिंग आसानी से कर सकते हैं एज कम्पेयर टू अदर पॉपुलेशन। ये पॉपुलेशन जो होता है, सिंपल सी बात है, मैपिंग पॉपुलेशन मतलब ऐसे पॉपुलेशन जिसमें मैपिंग का काम हो सके। ठीक है, तो ये पॉपुलेशन कैसे तैयार होते हैं? रील्स रिकम्बिनेंट इनब्रीड लाइंस कैसे तैयार होता है, नील्स नियर आइसोजेनिक लाइंस कैसे तैयार होता है, बैक क्रॉस पॉपुलेशन कैसे तैयार होता है, हैप्लॉइड पॉपुलेशन कैसे तैयार होता है, F3 पॉपुलेशन कैसे तैयार होता है, ये सब हम अभी डिस्कस करेंगे। तो ये डिस्कस करने से पहले हम थोड़ा सा जान लेते हैं कि मैपिंग कैसे होता है, जीन मैपिंग कैसे होता है। क्योंकि जीन मैपिंग जानेंगे फिर वो जीन मैपिंग किस प्रकार के पॉपुलेशन में वर्क करता है ये डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इस टॉपिक पे जाने से पहले थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं जीन मैपिंग क्या होता है। ठीक है, क्योंकि जीन मैपिंग जब हम समझ जाएंगे, जीन मैपिंग पे डिस्कशन पूरा हो जाएगा, तो ये जो मैपिंग है ये किस प्रकार के पॉपुलेशन में अप्लाई होगा उसको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, जीन मैपिंग, जीन मैपिंग आर यू कैन से जीनोम मैपिंग। ठीक है, अब देखिए जीन मैपिंग या जीनोम मैपिंग, नाम से क्लियर है, जीन को मैप करना, जीन को मेजर करना। तो सिंपल मैप मतलब क्या होता है? अगर आपको कहा जाए कि किसी डिस्ट्रिक्ट का मैप तैयार करिए या किसी स्टेट का मैप तैयार करिए, या स्टेट का मैप होता क्या है? तो सिंपली स्टेट का मैप क्या होगा? एक एरिया जिसमें वो स्टेट पूरा फैला हुआ है, यानी उस स्टेट का पूरा एरिया, उस स्टेट में डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट डिस्टेंस क्या है, रोड टू रोड डिस्टेंस क्या है, पूरा एरिया का डिस्टेंस क्या है। ठीक है, यही तो एक आउटलाइन तैयार हो जाता है, उसको हम बोलते हैं मैप। सेम यही जीनोम मैपिंग में या जीन मैपिंग में भी क्या करते हैं, क्रोमोसोम्स के ऊपर जीन का लोकेशन क्या है, यानी जीन कहाँ पे है, एक जीन से दूसरे जीन का डिस्टेंस क्या है, या फिर एक जीन का दूसरे जीन तीसरे जीन का ऑर्डर क्या है, यानी जीन फर्स्ट पहले है या सेकंड पहले है, जीन बी पहले या सी पहले है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं, यानी क्रोमोसोम पे एक सिंपल सा आउटलाइन तैयार करना, जीन का आउटलाइन तैयार करना क्या कहलाता है? मैप। ठीक है, जेनेटिक मैप या जीन मैप। अब इस प्रोसेस को, जिस प्रोसेस के द्वारा ये मैप तैयार किया जाता है, उस प्रोसेस को बोलते हैं मैपिंग, जीन मैपिंग या जीनोम मैपिंग। तो सिंपल जीनोम मैपिंग को आप डिफाइन कैसे कर सकते हैं? इट कैन बी डिफाइन एज द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग द लोकेशन ऑफ genes on a chromosome, यानी किसी एक क्रोमोसोम्स पे जीन का लोकेशन। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? जीन मैपिंग, एंड उस प्रोसेस को हम बोलते हैं जीन मैपिंग। सिंपल सा डेफिनेशन है, द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग द लोकेशन ऑफ जीन ऑन ए क्रोमोसोम्स। यानी ये क्रोमोसोम्स है अगर, ठीक है, ये अगर क्रोमोसोम्स है, इस क्रोमोसोम्स के कितने जीन हैं, वो जीन कहाँ पे हैं, जीन, दो जीन के बीच का डिस्टेंस क्या है, या फिर जीन का ऑर्डर क्या है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम कहा जाए कि 5 जीन्स हैं, जीन A B C D एंड E। तब इस क्रोमोसोम्स पे B जीन पहले है, या फिर E जीन पहले है, या फिर A जीन पहले है। ये हो गया जीन ऑर्डर। अब दो जीन के बीच डिस्टेंस क्या है? ये हो गया जीन डिस्टेंस। क्लियर है? तो इस प्रोसेस में हम क्या क्या डिटरमाइन कर रहे हैं, फाइंड आउट क्या क्या कर रहे हैं? सिंपल, पहले तो हमने क्या किया है, लोकेशन, टू डिटरमाइन द जीन लोकेशन,
or you can say find out the gene location. Second, gene order. Third, distance between two genes. यानी जीन मैपिंग से हम क्या क्या फाइंड आउट कर रहे हैं। पहला तो जीन लोकेशन, जीन का लोकेशन क्या है। अभी एग्जैक्ट लोकेशन हम जेनेटिक मैप द्वारा नहीं क्लियर करते हैं। एग्जैक्ट लोकेशन के लिए जीन सीक्वेंसिंग का यूज होता है। अब डिफरेंट टाइप के अपग्रेडेड टेक्नोलॉजी आ गए हैं जिससे हम एग्जैक्ट वो सीक्वेंस ही फाइंड आउट कर ले रहे हैं। सीक्वेंस को यानी ATGC जो सीक्वेंस है, ये पूरा का पूरा सीक्वेंस ही फाइंड आउट हो जा रहा है कि कौन सा सिर्फ ये 2 भाग उस कैरेक्टर को डिटरमाइन कर रहा है, ये पूरा का पूरा ये चारों सीक्वेंस उस कैरेक्टर को डिटरमाइन कर रहा है। लेकिन अभी हम सीक्वेंस की जेनेटिक मैप में सीक्वेंस की बात नहीं करेंगे, सिर्फ हम उस सेगमेंट की बात करेंगे। ये क्रोमोसोम्स है तो क्रोमोसोम्स का कौन सा पार्ट, ठीक है, इसमें हम एग्जैक्ट सीक्वेंस नहीं जानते हैं, सिर्फ सेगमेंट जानते हैं, क्रोमोसोम्स का कौन सा पार्ट, ठीक है। तो जीन लोकेशन, जीन ऑर्डर और 2 जीन के बीच का डिस्टेंस, क्लियर है। ये करते क्यों है ये सारा काम? सिंपल 2-3 काम के लिए इसको करते हैं। फर्स्ट, अब ये पूरा काम करने से हमको ये क्लियर हो जाएगा कि अगर आप कोई टारगेट जीन है, टारगेट जीन का हम डायरेक्ट मैपिंग कर सकते हैं। यानी किसी जीन के वजह से डिजीज डायग्नोसिस करना हो तो इसे करते हैं, जीन क्लोनिंग करते ही हैं। अब कोई जीन है जिसको हम, जो हमारा टारगेट जीन है, यानी जिस जीन पे हम काम कर रहे हैं, अगर इस सीक्वेंसिंग से नहीं, अगर ये जीन मैप तैयार हो गया है, ठीक है, क्रोमोसोम्स पे, तो हम अगर मान लीजिए सेकेंड वाले जीन को हम चाहते हैं इसके बारे में स्टडी करना, तो अगर ये मैप तैयार हो जाएगा, ठीक है, तो इस मैप के जरिए हम जान सकते हैं कि क्रोमोसोम्स नंबर 3 कहाँ पे है, इस पूरे क्रोमोसोम में एग्जैक्ट कहाँ पे है, ठीक है। तो क्या कर सकते हैं, ये क्यों करते हैं, टू मैपिंग डायरेक्ट मैपिंग द टारगेट जीन, ठीक है। उसका जीन डिजीज डायग्नोसिस के लिए तो करते हैं डिजीज डायग्नोसिस, यानी कौन से जीन से कौन सा डिजीज हो रहा है, या फिर अगर उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल्स में अगर कोई डिजीज है तो वो डिजीज किस जीन की वजह से हो रहा है, या फिर किस सेगमेंट के कारण हो रहा है क्रोमोसोम्स के, उसको हम डायग्नोस करते हैं। थर्ड, जीन क्लोनिंग के लिए, यानी हमको कोई स्पेसिफिक जीन को क्लोन करना है। जैसे मान लीजिए ये क्रोमोसोम्स में बहुत सारे जीन है, इसमें हमको इस वाले जीन को क्लोन करना है, तो अगर हम इसका लोकेशन जानेंगे, इसका सीक्वेंस जानेंगे, ऑर्डर जानेंगे, तो डायरेक्ट हम इसी वाले पार्ट को सिर्फ क्लोन करेंगे। अगर हमको नहीं पता है तो हमको इसके साथ अनवांटेड जीन को भी क्लोन करना पड़ेगा, क्लियर। अब हम बात करते हैं ये जीन मैपिंग कितने टाइप का होता है, या फिर जीन या जीनोम मैपिंग कर सकते हैं, कितने टाइप्स का होता है, ठीक है। अब देखिए, अब हम मैपिंग पॉपुलेशन पढ़ रहे हैं, तो मैपिंग पॉपुलेशन में जीन मैपिंग के साथ साथ इसमें QTL मैपिंग, ओलिगोजीन मैपिंग, क्वांटिटेटिव जीन मैपिंग, ये सारे का सारा प्रोसेस हम डिस्कस करेंगे पूरा डिटेल में, बिल्कुल, ताकि इसके बाद इस टॉपिक से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम ना हो। अगर इसके बाद भी कोई प्रॉब्लम होता है तो आप डायरेक्ट कमेंट के द्वारा पूछ सकते हैं, ठीक है। अगर टॉपिक अच्छे से समझ में आए तो कमेंट जरूर करें, ना समझ में आए तो भी कमेंट करें, क्यों समझ नहीं आ रहा है, किस पॉइंट पे समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए। हम बात करते हैं जीन मैपिंग के टाइप्स का, कितने टाइप्स के होते हैं जीन मैपिंग, टाइप्स ऑफ जीन मैपिंग आप कर सकते हैं। जीन मैपिंग 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट, फिजिकल मैपिंग, सेकेंड, जेनेटिक मैपिंग, जिसके बारे में हम अभी डिस्कस करेंगे। स्पेशली जेनेटिक मैपिंग के बारे में ही आज हम डिस्कशन करेंगे। जेनेटिक मैपिंग और यू कैन से लिंकेज मैपिंग, ठीक है। अब देखिए, जेनेटिक मैप या लिंकेज मैप के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। अगर हम फिजिकल मैप के बारे में बात करें तो ये एग्जैक्ट लोकेशन बताता है, एग्जैक्ट सीक्वेंस बताता है, यानी फिजिकल पोजीशन बताता है। और ये जेनेटिक मैप सिर्फ उस पर्टिकुलर सेगमेंट के बारे में बताता है, और उस सेगमेंट को और स्पेसिफाई करके एग्जैक्ट सीक्वेंस बताता है, क्या, फिजिकल मैपिंग, ठीक है। फिजिकल मैपिंग की बात करें तो ये 3 टाइप का हो सकता है। फर्स्ट, रेस्ट्रिक्शन बेस्ड मैपिंग,
जिसमें हम डिफरेंट टाइप के रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का यूज करते हैं, ठीक है। सेकंड हो सकता है फिश के बारे में हम किसी और दिन डिस्कस करेंगे। सिंपल जानिए, फ्लोरेसेंट इन सीटू हाइब्रिडाइजेशन, यानी इस मेथड्स में हम एक प्रोब हाइब्रिडाइज करते हैं टारगेट जीन के साथ, ठीक है। वो टारगेट जीन जहाँ भी जाता है एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पे या जनरेशन से दूसरे जनरेशन में, प्रकार का कुछ टेक्नोलॉजी इसमें होता है जिसमें प्रोब लगा देते हैं और प्रोब लाइट इमिट करता है, जिससे हम इसका एग्जैक्ट लोकेशन पता कर लेते हैं, ठीक है। इसके बारे में कभी डिटेल में डिस्कस किया जाएगा। नेक्स्ट होता है STS होता है सिंगल टैग सीक्वेंस। ये सारे जो टाइप्स हैं ये फिजिकल मैप के, अगर रिस्ट्रिक्शन की बात करें, अभी 2 प्रकार के हो जाते हैं आगे चल के, जैसे फिंगरप्रिंटिंग, इसके बाद होता है ऑप्टिकल जीन मैपिंग, OGM ऑप्टिकल जीन मैपिंग। तो अगर आपको इसके बारे में भी जानना हो, ठीक है, तो आप कमेंट में बताइए कि इसके बारे में भी हम डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। इट्स ओके। तो अभी तो फिलहाल बात करते हैं जेनेटिक मैपिंग के बारे में या लिंकेज मैपिंग के बारे में, क्योंकि कन्वेंशनल ब्रीडिंग में मोस्ट ऑफ द केस जो भी मैपिंग है जीन को टारगेट किया गया है, जीन को मैप किया गया, वो रिकम्बिनेंट बेस पे मैप किया गया, ठीक है। तो जेनेटिक मैप में क्या होता है, लिंकेज के थ्रू हम डिस्टेंस देखते हैं, ठीक है। और इस लिंकेज के थ्रू, लिंकेज में क्या होता है, रिकम्बिनेशन को काउंट किया जाता है, रिकम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग इसको पूरा का पूरा एक एस्टिमेशन निकालते हैं, जिसका यूनिट होता है सेंटीमॉर्गन। यानी हम इस जेनेटिक मैप में क्या करेंगे, लिंकेज देखेंगे, जीन लिंक है या फिर डिस्टेंस है, 2 जीन के बीच डिस्टेंस होगा तो सिंपल सी बात है, क्रॉसिंग ओवर में दोनों जीन रिकम्बिनेशन बनाएंगे। एक अगर 2 जीन के बीच डिस्टेंस होता है तो दोनों जीन एट द टाइम ऑफ क्रॉसिंग ओवर एक क्रोमोजोम से दूसरे क्रोमोजोम में चले जाते हैं जब सेगमेंट एक्सचेंज होता है आपस में। तो ठीक है, अभी हम डिटेल में देखते हैं, पूरा डिटेल में इसको हम डिस्कस करेंगे ताकि कहीं भी एक भी पॉइंट आपका मिस ना हो। इसके बाद, इस वीडियो के बाद आपको इस पर कुछ देखने की जरूरत ना पड़े। तो आज हम डिस्कस करेंगे सिर्फ जेनेटिक्स मैप के बारे में। जेनेटिक मैप क्या होता है, सिंपल मैपिंग का ऐसा प्रोसेस जिसमें हम जीन के ऑर्डर और सीक्वेंस को मेजर करते हैं, ठीक है। तो आप कह सकते हैं जेनेटिक मैप में इट इज यूज्ड टू फाइंड द डिस्टेंस एंड ऑर्डर ऑफ जीन on a chromosomes through recombinant frequency. इट्स ओके। सिंपल जेनेटिक मैप का यूज क्यों करते हैं, टू फाइंड आउट द डिस्टेंस एंड ऑर्डर ऑफ जीन ऑन ए क्रोमोसोम्स, किसके द्वारा, थ्रू रिकम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी। अब देखिए इस पूरे जेनेटिक मैप में हमको क्या जरूरत पड़ेगा, रिकम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी का। रिकम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी क्या होता है, सिंपल सी बात है, रिकम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी इक्वल टू, एक पॉपुलेशन की बात करेंगे, उस पॉपुलेशन में अगर कोई पर्टिकुलर पॉपुलेशन है, उस पॉपुलेशन में जितने भी रिकम्बिनेंट होंगे, टोटल नंबर ऑफ रिकम्बिनेंट डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल इन ए पॉपुलेशन डिवाइडेड बाई 100। अब देखिए, अगर जिस पॉपुलेशन में हमको जेनेटिक मैप तैयार करना है, उस पॉपुलेशन के टोटल इंडिविजुअल से डिवाइड करेंगे किसको, उस पॉपुलेशन में प्रेजेंट रिकम्बिनेंट को। अब रिकम्बिनेंट क्या होता है, रिकम्बिनेंट होता है जब भी क्रॉसिंग ओवर होता है, तो क्रॉसिंग ओवर के दौरान एक क्रोमोसोम से सेगमेंट टूट के दूसरे क्रोमोसोम पे रिकम्बाइंड होते हैं, ठीक है। रिकंस्ट्रक्शन होता है, टूटता है फिर कंबाइन होता है। और ऐसे इंडिविजुअल जिनमें इस प्रकार के क्रोमोसोम्स हो, यानी ऐसे इंडिविजुअल जिनके पास ऐसा क्रोमोसोम हो जिस क्रोमोसोम्स का कुछ पार्ट दूसरे क्रोमोसोम से मिलके बना हुआ हो, ठीक है। अभी एक क्रोमोसोम्स का एग्जांपल लेके इसको समझा जाएगा कि रिकम्बिनेंट क्या होता है, ठीक है। अभी फिलहाल रिकम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी क्या हो गया, जितने भी रिकम्बिनेंट उस पॉपुलेशन में है उसकी संख्या डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल, ठीक है, इंटू 100। अब इससे जो फ्रीक्वेंसी आएगी उसको हम सेंटीमॉर्गन में
डिस्टेंस मानेंगे। जैसे अगर मान लीजिए इस पूरे फार्मूला से आता है 20% फ्रीक्वेंसी, तो 20% मतलब जिस जीन के बारे में बात करेंगे उस जीन के बीच का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 20 सेंटीमॉर्गन। ठीक है, इसको सेंटीमॉर्गन नाम क्यों दिया गया, रिकमेंडेड फ्रीक्वेंसी ही क्यों यूज किया गया इसके लिए, डिस्टेंस के लिए, ये अभी हम डिस्कस करेंगे। तो जेनेटिक मैप में सिंपल रिकमेंडेड फ्रीक्वेंसीज के द्वारा ही जेनेटिक मैप तैयार होता है। ठीक है, अब देखिए, अब उस पॉपुलेशन में कुछ ऐसे कैरेक्टर्स हो सकते हैं जो मोनोजेनिक हो, कुछ ऐसे कैरेक्टर हो सकते हैं जो पॉलीजेनिक हो। ठीक है, तो पॉलीजेनिक में क्यूटीएल का इस्तेमाल क्यों किया गया, ओलिगोजेनिक के लिए क्यूटीएल का इस्तेमाल क्यों नहीं किया गया, ये अभी डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे बिल्कुल क्लियर जाएगा क्यूटीएल क्या होता है, क्यूटीएल मैपिंग क्या होता है। इट्स ओके। तो अब देखिए, मान लीजिए किसी पॉपुलेशन में जेनेटिक मैप कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, उस यानी उस पॉपुलेशन में रिकमेंडेड फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर रहे हैं ताकि हमको क्रोमोसोम्स पे एग्जैक्ट लोकेशन या जीन का ऑर्डर पता चल सके। ठीक है, तो इसके लिए हम देखते हैं वो जीन के बारे में। तो अभी क्लियर हो गया कि हम जिस भी पॉपुलेशन में जेनेटिक मैप का यूज कर रहे हैं उस पॉपुलेशन में रिकमेंडेड फ्रीक्वेंसी के द्वारा ही हमको जेनेटिक मैप तैयार करना है। इट्स ओके। तब रिकमेंडेड फ्रीक्वेंसी उस पॉपुलेशन में तैयार करना है, रिकमेंडेड फ्रीक्वेंसी ओलिगोजेनिक पे काम करता है या पॉलीजेनिक पे काम करता है, किस जीन को हम डायरेक्ट टारगेट कर सकते हैं, किसके लिए एक सेगमेंट को टारगेट किया जाता है। ठीक है, तभी कैरेक्टर पे डिपेंड करता है। मान लीजिए उस पॉपुलेशन में कुछ ओलिगोजेनिक कैरेक्टर हो और कुछ पॉलीजेनिक कैरेक्टर हो। ठीक है, तो उसके लिए क्या किया जाता है, जैसे पॉलीजेनिक कैरेक्टर ट्रेट या कैरेक्टर, ठीक है, और कुछ ओलिगोजेनिक है, ओलिगोजेनिक ट्रेट। ठीक है, अब देखो ओलिगोजेनिक ट्रेट क्या होता है, जो सिंगल जीन गवर्निंग है, जिसको मोनोजेनिक भी कहते हैं, मोनोजेनिक ट्रेट, आर यू कैन से सिंगल जीन गवर्निंग। सिंगल जीन गवर्निंग ट्रेट यानी एक ऐसा कैरेक्टर जिसको सिंगल जीन ही गवर्न करता है। जैसे कोई भी क्वालिटेटिव ट्रेट, इसको हम क्वालिटेटिव ट्रेट भी बोलते हैं, क्वालिटेटिव ट्रेट, यानी जितने भी क्वालिटेटिव ट्रेट होते हैं वो सिंगल जीन गवर्निंग होते हैं। अब देखिए, इसके अपोजिट पॉलीजेनिक ट्रेट होता है। पॉलीजेनिक ट्रेट जो होता है वो मल्टीपल जीन गवर्निंग होता है, मल्टीपल जीन गवर्निंग, यानी एक से अधिक जीन द्वारा गवर्निंग ये पॉलीजेनिक कैरेक्टर होता है। ठीक है, इसको हम क्वांटिटेटिव ट्रेट बोलते हैं, क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव ट्रेट। अब क्वांटिटेटिव ट्रेट से क्यूटीएल कैसे पड़ा है, इसको हम भी डिस्कस करते हैं। क्यूटीएल जो है सबसे पहले जिल्डरमैन ने दिया था। क्यूटीएल नाम है जो सबसे पहले किसने दिया था, जिल्डरमैन, 1919। ठीक है, तो क्यूटीएल का हिस्ट्री में भी पढ़ लेते हैं। अब देखिए, अगर कोई मोनोजेनिक कैरेक्टर है, ठीक है, इसको डिटेक्ट करना आसान होता है, इजी होता है। कैसे, जैसे मान लीजिए क्रोमोसोम्स है, इस पे बहुत सारे जीन हैं। ठीक है, ये सारे जीन जो है वो सिंगल जीन गवर्निंग है, ओलिगोजेनिक है। अब इसको सिंपल सी बात है, ये जीन कोई ना कोई कैरेक्टर बनाएगा, ये जीन किसी न किसी कैरेक्टर को एक्सप्रेस करेगा, ये जीन किसी न किसी कैरेक्टर को, ये सारे जीन किसी न किसी कैरेक्टर को एक्सप्रेस करेंगे, यानी कैरेक्टर को फिनोटाइप में चेंज करेंगे। ठीक है, तब क्या करते हैं, अगर सिंगल जीन गवर्निंग है, मान लीजिए इस जीन से, ये एग्जाम्पल दे रहा है, ये सीड साइज बड़ा हो रहा है, इस जीन से इसका कलर है, और इस जीन से ये टाल हो रहा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अगर इस जीन को साइलेंट कर दें, इस जीन को, तो यहाँ से कोई ना कोई एक कैरेक्टर खत्म हो जाएगा, यानी इसका कलर खत्म हो जाएगा। अगर इस जीन को साइलेंट कर दें तो यहाँ से इसके साइज में डिफरेंसेस आ जाएगा। इस जीन को अगर हम साइलेंट कर दें तो ये टालनेस इसका खत्म हो जाएगा। यानी एक जीन को हम इन्फ्लुएंस कर रहे हैं तो इसका कैरेक्टर, सिंगल कैरेक्टर इन्फ्लुएंस हो रहा है। ये है सिंगल जीन गवर्निंग, इसको डिटेक्ट करना आसान है। लेकिन इसके अपोजिट, अगर ये मान लीजिए मल्टी जीन गवर्निंग हो, पॉलीजेनिक कैरेक्टर हो, यानी कोई ऐसा कैरेक्टर जिसको एक से अधिक जीन गवर्न करते हो, यानी एक से अधिक जीन मिलकर डिटरमाइन करते हैं उस कैरेक्टर को। जैसे मान लीजिए अगर ईल्ड की बात करें, अगर किसी क्रॉप का ईल्ड है, तो ईल्ड जो है कोई एक जीन डिटरमाइन नहीं कर सकता है, क्योंकि अगर स्पेशली वीट की बात करें तो ईयर लेंथ अगर बढ़ेगा तो भी ईल्ड बढ़ सकता है, सीड का साइज बढ़ेगा तो भी ईल्ड बढ़ सकता है, टीलर बढ़ेगा तो भी ईल्ड बढ़ सकता है। ठीक है,
नंबर ऑफ स्पेकुलेट्स अगर बढ़ता है तो भी ये यील्ड बढ़ सकता है। तो वो जितने भी अलग अलग जीन जो उस पर्टिकुलर कैरेक्टर को एनहांस कर रहे हैं वो सभी के सभी यील्ड को बढ़ाने में मदद करेंगे। तब देखिए इस कंडीशन में क्या है, इस जीन को साइलेंट कर रहे हैं तो इसके यील्ड पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा है, इस जीन को साइलेंट कर रहे हैं तो इसके यील्ड पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा है, इस जीन को साइलेंट कर रहे हैं तो भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ा है। यानी अब हम इस पार्टिकुलर जीन को टारगेट करके नहीं बता सकते हैं कि ये जीन रिस्पॉन्सिबल है यील्ड को इंक्रीज करने के लिए। तो क्या करेंगे, इस पूरे ये मान लीजिए पूरा बड़ा क्रोमोजोम है, इस पूरे क्रोमोजोम पे ये जो पूरा का पूरा पार्ट है, सेगमेंट है, इस सेगमेंट पे जितने भी जीन हैं जो रिस्पॉन्सिबल है इस क्वांटिटेटिव ट्रेट के लिए, इस पूरे पार्ट को हम बोल देते हैं क्यूटीएल। क्यूटीएल बोले तो क्वांटिटेटिव ट्रेट लोसाई, यानी ऐसा सेगमेंट, ऐसा पार्ट डीएनए का जिसके अंदर बहुत सारे जीन हैं, जो बहुत सारे जीन को कंट्रोल करता है। ठीक है, और ये पूरे के पूरे जीन जो है ये इस क्वांटिटेटिव कैरेक्टर के वेरिएशन में एक अहम भूमिका निभाते हो। ठीक है, यानी इसके इस यील्ड के वेरिएशन में, यानी ये क्यूटीएल जो है अगर किसी और जनरेशन में जाता है तो यील्ड को हो सके इंक्रीज करे या हो सके डिक्रीज करे। यहाँ पे है तो यील्ड मान लीजिए यहाँ पे मान लीजिए 70 kg दे रहा है, सेम जीन है, सेम सेगमेंट है, यानी सेम वो लोसाई है, क्वांटिटेटिव ट्रेट लोसाई जिसमें ये सारे जीन प्रेजेंट है। ये पूरा का पूरा जीन अगर नेक्स्ट जनरेशन में जा रहा है तो हो सकता है 70 kg दे रहा हो, अगले जनरेशन में जा रहा हो सकता है 60 kg दे रहा हो। यानी इस क्यूटीएल के क्वांटिटेटिव ट्रेट के वेरिएशन में पूरा कंट्रोल हो इस पूरे सेगमेंट का, तो इसको हम बोलते हैं क्यूटीएल, क्वांटिटेटिव ट्रेट लोसाई। तो अब अगर हमको इस क्वांटिटेटिव ट्रेट को टारगेट करना हो, ठीक है, लोकेट करना हो, लोकेशन जानना हो, तो हम क्या करेंगे, इस पूरे क्यूटीएल का ही लोकेशन फाइंड आउट करेंगे। क्योंकि ये क्वांटिटेटिव ट्रेट जो है वो सिंगल जीन गवर्निंग नहीं है, इसमें बहुत सारे जीन इसके कैरेक्टर को डिटरमाइन करते हैं, बहुत सारे जीन इसके कैरेक्टर को इन्फ्लुएंस करते हैं। तो ये यानी वो सेगमेंट, क्रोमोसोम्स का वो सेगमेंट जिसके अंदर ये सारे जीन हो और ये जीन इस कैरेक्टर के वेरिएशन में कंट्रोल करते हो, वेरिएशन को कंट्रोल करते हो या वेरिएशन में पार्टिसिपेट करते हो या इस कैरेक्टर के एनहांसमेंट में पार्टिसिपेट करते हो। ठीक है, इसको हम बोलेंगे पूरे सेगमेंट को क्यूटीएल। ठीक है, क्यूटीएल को सबसे पहले किसने दिया था, जिल्डरमैन ने 1919 में। इट्स ओके। तब देखिए ओलिगो जीन के लिए हम डायरेक्ट उस पार्टिकुलर जीन को या पार्टिकुलर सेगमेंट को टारगेट कर सकते हैं, जीन के लोकेशन को पता कर सकते हैं, लेकिन जब भी क्वांटिटेटिव ट्रेट के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पे हमको क्यूटीएल ही डिटेक्ट करना पड़ेगा, क्यूटीएल मैपिंग ही करना पड़ेगा। क्लियर है, क्यूटीएल मैपिंग। क्यूटीएल को डिफाइन कैसे कर सकते हैं, सिंपल, इसका डेफिनेशन भी है। इसको डिफाइन करने के लिए क्या करेंगे, क्यूटीएल इज द जीनोमिक रीजन that have polygene, or you can say many gene, or you can say more than one gene, यानी इस जीन का वो रीजन ही तो है, वो सेगमेंट है, वो पार्ट है। देन यू कैन से द जीनोमिक रीजन दैट हैव मोर देन वन जीन, यानी इस रीजन में, इस क्यूटीएल वाले रीजन में एक से अधिक जीन है, एंड correlated with variation of quantitative trait। ठीक है, अभी हम क्वांटिटेटिव ट्रेट के बारे में बात कर रहे थे, यानी यील्ड एक क्वांटिटेटिव ट्रेट है। अब इस ट्रेट के वेरिएशन से कोरिलेट होता है ये पूरा का पूरा पार्ट, ये जीनोमिक रीजन। तो सिंपल क्यूटीएल क्या हो गया, द जीनोमिक रीजन दैट है मोर देन वन जीन, मेनी जीन या पॉलीजीन, एंड कोरिलेटेड विद द वेरिएशन ऑफ क्वांटिटेटिव ट्रेट्स, यानी ये पूरा का पूरा सेगमेंट उस क्वांटिटेटिव ट्रेट को कंट्रोल करेगा। ठीक है, उस कैरेक्टर के एक्सप्रेशन में ये पार्टिसिपेट करेगा। ठीक है, इस पूरे रीजन को, जीनोमिक रीजन को बोलते हैं क्यूटीएल। यानी अब जब भी हम क्वांटिटेटिव ट्रेट की बात करेंगे, क्वांटिटेटिव ट्रेट को लोकेट करेंगे, ठीक है, टारगेट करेंगे, तो उसके लिए क्या करेंगे, हम क्यूटीएल मैपिंग करेंगे, क्यूटीएल को ही टारगेट करेंगे, स्पेसिफिक किसी जीन को टारगेट नहीं करेंगे। ठीक है, तो क्वांटिटेटिव ट्रेट में हमेशा क्यूटीएल मैपिंग होता है और क्वालिटेटिव ट्रेट में डायरेक्ट जीन मैपिंग हुआ है। ठीक है, अब ये तो हो गया क्यूटीएल। अब चाहे ओलिगोजीन हो चाहे पॉलीजीन हो, ठीक है, दोनों के लिए सिंपल हम एक ही फार्मूला अपनाएंगे, लिंकेज मैप। लिंकेज मैपिंग से ही हम क्यूटीएल को भी मैप करेंगे और लिंकेज मैपिंग से ही हम
ओलिगोजेनिक ट्रेट को भी मैप करेंगे। ठीक है, तो लिंकेज मैप का आइडिया कैसे आया? तो लिंकेज मैप का आइडिया आया जब टी.एच. मॉर्गन और उनके एक स्टूडेंट अल्फ्रेड स्टार्टिवेंट मेंडल्स के वर्क को रिव्यू कर रहे थे, रिवाइज कर रहे थे। ठीक है, ये ड्रोसोफिला पे वर्क कर रहे थे और उस वर्क के दौरान मेंडल्स के जो रूल्स हैं, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, इसको रिव्यू कर रहे थे कि सेम हमारे भी क्रॉस उनका रेशियो दे रहा है कि नहीं दे रहा है। तो उस स्टडी के दौरान इन्होंने कुछ डिफरेंसेस पाया। ठीक है, उस डिफरेंसेस के बेस में इनको आइडिया है कि लिंकेज मैप के द्वारा जीन के बीच लिंकेज है तो डिफरेंस आ रहे हैं इसके रेशियो, और अगर लिंकेज है इसका मतलब उसमें रिकम्बिनेशन नहीं हो रहा है, और लिंकेज नहीं है तो रिकम्बिनेशन हो रहा है। रिकम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट किया गया। तो इसको भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कैसे क्या हुआ। तो इस मैपिंग के प्रोसेस में कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं बचेगा जो आपको क्लियर यहाँ पे उसके बारे में डिस्कस ना हो। ठीक है, क्लियर समझाया ना जाए। तो अब सिंपल सी बात है, अभी तक हमने ये जाना कि रिकम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी और लिंकेज मैप। ठीक है, यानी रिकम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी के द्वारा ही हम मैप तैयार करेंगे और उसको बोलेंगे लिंकेज मैप। ठीक है, तो इसका आइडिया कैसे आया लिंकेज मैप का? दो साइंटिस्ट थे, अभी हमने बताया, एक टी.एच. मॉर्गन और इनके स्टूडेंट थे अल्फ्रेड स्टार्टिवेंट। ये 90s के दौरान मेंडल्स के जो रूल्स हैं, मेंडल का जो स्टडी है उसको रिव्यू कर रहे थे। ठीक है, स्पेशली जो उनका रूल है इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, इसको रिव्यू कर रहे थे। जब इसको रिव्यू कर रहे थे, ये वर्क कर रहे थे फ्रूट फ्लाई ड्रोसोफिला पे, और इनका काम क्या था? पी प्लांट्स पे। ठीक है, तो पी प्लांट्स पे इनका असॉर्टमेंट क्या था? सिंपल असॉर्टमेंट को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को। फिर असॉर्टमेंट के दौरान इनके फ्रीक्वेंसी में इनके फ्रीक्वेंसी में डिफरेंसेस आए, उस डिफरेंसेस के बेस पे इन्होंने लिंकेज का आइडिया निकाला। ठीक है, तो अगर हम इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की बात करें तो मान लीजिए कोई दो कैरेक्टर ले लीजिए, रेड फ्लावर विथ क्रॉस विथ वाइट फ्लावर। ठीक है, अगर हम किसी रेड फ्लावर को वाइट फ्लावर से क्रॉस कराते हैं तो इसका एफ1 क्या बनेगा? रेड, क्योंकि यहाँ पे ये रेड वाला कैरेक्टर जो है डोमिनेंस है वाइट पे। ठीक है, अगर इसके F2 की बात करें, सेग्रीगेट होगा तो यहाँ से गैमिट फार्मेशन होगा। दो प्रकार के गैमिट बनेंगे, कैपिटल आर और स्मॉल आर। गैमिट फार्मेशन कब होता है? जब मियोसिस होता है, यानी जब भी हम इसका सेल्फिंग कराएंगे, सेल्फिंग से पहले गैमिट बनेगा, इसमें मियोसिस होगा और ये दो अलग अलग गैमिट बनेंगे। ठीक है, तब एक मेल गैमिट बनेगा और फीमेल गैमिट बनेगा। तो ये मेल का हो गया और ये फीमेल का हो गया। इसमें इंडिविजुअल क्या 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 बनेंगे? कैपिटल आर। ये लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है, मेंडल का लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, यानी दो कैरेक्टर्स जब F1 में एक साथ कंबाइन करते हैं, ठीक है, तो वो कंबाइंड जो कैरेक्टर हैं ये F2 में सेग्रीगेट हो जाते हैं। ठीक है, इसको बोला गया लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ये सेग्रीगेशन हमेशा एक रेशियो क्रिएट देता है। इसमें अगर फिनोटिपिक रेशियो की बात करें तो ये हमेशा 3:1 होगा फिनोटिपिक, यानी सिंगल कैरेक्टर को अगर लेके चलेंगे तो सेग्रीगेशन में 3:1 का फिनोटिपिक रेशियो है। फिनोटिपिक रेशियो मतलब देखने से कैसा होगा? ये भी देखने से रेड होगा, ये भी देखने से रेड होगा, ये भी देखने से रेड होगा और ये देखने से वाइट होगा, यानी 3 रेड होंगे और 1 वाइट होगा। यानी अगर एक पूरा का पूरा पॉपुलेशन है, जितने भी इंडिविजुअल का पॉपुलेशन है, उसमें 3:1 का रेशियो होगा इसके फ्रीक्वेंसी में, फिनोटिपिक फ्रीक्वेंसी में। अगर जीनोटिपिक की बात करें तो 1:2:1 का होगा। ये क्या होगा? फिनोटिपिक, जीनोटिपिक। जीनोटिपिक मतलब इसके जीन कैसे हैं? देखिए यहाँ पे 2 होमोजाइगस कैपिटल आ रहे हैं और यहाँ पे हेट्रोजाइगस है, और यहाँ 2 होमोजाइगस रिसेसिव है, यानी ये 2 कैपिटल आ रहे हैं एक टाइप के और 2 हेट्रोजाइगस हैं 2 टाइप के, और एक सिंगल रिसेसिव वाला है। यानी 1:2:1 का जीनोटिपिक रेशियो होगा, 3:1 का फिनोटिपिक रेशियो होगा। ठीक है, ये तो सिंगल कैरेक्टर के साथ है। अब असॉर्टमेंट समझने के लिए हम 2 कैरेक्टर्स लेते हैं। 2 कैरेक्टर मान लीजिए ये रेडी है और वाइट है, इसमें कोई भी और कैरेक्टर मान लीजिए, रेड मान लीजिए टाल प्लांट के साथ है, ये रेड टाल प्लांट के साथ है, रेड टाल, इसके साथ क्या हो सकता है?
ड्वार्फ और वाइट। अब एक कैरेक्टर किसके साथ एसोसिएटेड है? रेड वाला कैरेक्टर, रेड फ्लावर का कैरेक्टर हमेशा टाल प्लांट के साथ एसोसिएटेड है, और ड्वार्फ का जो कैरेक्टर है वो वाइट फ्लावर के साथ एसोसिएटेड है। ठीक है, यानी एक प्लांट है, ये एक प्लांट है जो रेड फ्लावर के साथ है और इसकी लंबाई अधिक है, जिसका हम क्रॉस करा रहे हैं उस प्लांट का हाइट कम है और वाइट फ्लावर है। यानी वाइट फ्लावर किसके साथ कंबाइन है? ड्वार्फ के साथ। और रेड फ्लावर किसके साथ कंबाइन है? टाल के साथ। ठीक है, जब हम इसका F1 बनाएंगे तो क्या होगा? रेड फ्लावर एंड टाल प्लांट, क्योंकि यहाँ पे रेड और टाल दोनों क्या है? डोमिनेंट है। ठीक है, F1 होगा। F1 के बाद एट द टाइम ऑफ गैमेट फॉर्मेशन, ये कैरेक्टर अलग अलग असॉर्ट हो जाएंगे, इंडिपेंडेंटली असॉर्ट होंगे, यानी डिपेंड नहीं होगा। जैसे टाल के साथ रेड एसोसिएटेड है और ड्वार्फ के साथ वाइट एसोसिएटेड है, तो जब ये गैमेट फॉर्मेशन होगा तो ये जो कैरेक्टर होंगे ये इंडिपेंडेंटली कहीं भी जा सकते हैं। रेड के साथ टाल भी जा सकता है, रेड के साथ ड्वार्फ भी जा सकता है, सॉरी, रेड के साथ टाल भी जा सकता है, रेड के साथ ड्वार्फ भी जा सकता है। ठीक है, अब टाल के साथ वाइट भी जा सकता है और टाल के साथ रेड भी जा सकता है, यानी ये इंडिपेंडेंटली असॉर्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो जैसे जब गैमेट फॉर्मेशन होगा तो गैमेट क्या क्या बनेंगे? एक गैमेट ये बनेगा कैपिटल आर कैपिटल टी, दूसरा गैमेट क्या बनेगा? कैपिटल आर स्मॉल टी, तीसरा गैमेट स्मॉल आर कैपिटल टी, चौथा गैमेट स्मॉल आर स्मॉल टी। ठीक है, इसको हम बोलते हैं इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। यानी यहाँ से देखिए, ये F1 में जो गैमेट एक साथ थे, सारे के सारे कैरेक्टर एक साथ थे, और रेड का कैरेक्टर टाल के साथ था, ड्वार्फ का कैरेक्टर वाइट के साथ था। अब देखिए यहाँ जो गैमेट बन रहा है तो ये सारे कैरेक्टर क्या हो गए? इंडिपेंडेंटली असॉर्ट हो गए। यानी रेड के साथ टाल तो आ भी सकता है, रेड के साथ ड्वार्फ भी आ सकता है, वाइट के साथ टाल आ सकता है, और वाइट के साथ ड्वार्फ भी आ सकता है। ठीक है, अब सेम अगर इसके हम पॉपुलेशन तैयार करें तो इसका रेशियो होता है 9:3:3:1। ठीक है, अब देखिए हमको सिर्फ यहीं तक मतलब है, इसके पूरे पॉपुलेशन को अभी हम सिर्फ गैमेट पे इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की बात कर रहे हैं, इसके पूरे F2 पॉपुलेशन को नहीं देखेंगे। F2 पॉपुलेशन को भी देख सकते हैं यहाँ, लेकिन वीडियो कुछ लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो हमको सिर्फ यहीं से मतलब है। अब देखिए इसको क्रोमोसोम्स के माध्यम से समझिए। यहाँ पे क्या था? एक प्लांट है जिसके पास ये रेड वाला क्रोमोसोम्स, रेड वाला जीन है, और यहाँ पे एक प्लांट है जिसमें ये वाइट वाला क्रोमोसोम्स है। ठीक है, यानी इसके सेल से रेड जीन आ रहा है और इसके सेल से वाइट जीन आ रहा है। अब F1 में क्या होगा? यहाँ से गैमेट फॉर्मेशन होगा, जब यहाँ पे इस पेरेंट का गैमेट फॉर्मेशन होगा तो ये मियोसिस होगा, मियोसिस से ये अलग अलग आ जाएंगे, ये दोनों क्रोमोसोम्स अलग अलग हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ से एक रेड आएगा और यहाँ से वाइट आएगा। ठीक है, क्लियर है? गैमेट फॉर्मेशन जब हो रहा है तो ये जो सेल डिवाइड होगा तो एक क्रोमोसोम्स इसमें आएगा, एक क्रोमोसोम्स इसमें आएगा, यानी एक गैमेट से यहाँ कैपिटल आ रहा है, इसके गैमेट से स्मॉल आ रहा है। ठीक है, यहाँ भी सेम होगा, जब गैमेट फॉर्मेशन होगा तो ये अलग गैमेट बनाएगा और ये अलग गैमेट बनाएगा। सेम यहाँ पे ऐसे ही सेग्रीगेशन होगा। ठीक है, अब देखिए ये सिंगल जीन के साथ था, अब हम बात करेंगे डबल जीन के साथ। यहाँ मान लीजिए एक पेरेंट है, इसका सेल है, और यहाँ एक पेरेंट है, इसका सेल है। अभी तक हमने एक जीन की बात किया वहाँ पे, और यहाँ पे दो जीन है, दो जीन। हमारी ये जीन है कैपिटल आर और ये जीन है कैपिटल टी। सेम ऐसे ही दोनों में होगा कैपिटल आर कैपिटल टी। इसमें क्या होगा? एक जीन है स्मॉल आर और एक जीन है स्मॉल टी, स्मॉल आर स्मॉल टी। यहाँ पे एक कैरेक्टर को लेके मोनोहाइब्रिड क्रॉस बनाया गया, यहाँ पे दो कैरेक्टर को लेके डायहाइब्रिड क्रॉस बनाया जाएगा। अब देखिए, यानी एक पेरेंट ऐसा है जिसके अंदर जो क्रोमोसोम्स सेल्स है उस पे, उसके क्रोमोसोम्स पे दो जीन है, एक टालनेस वाला और एक रेड वाला। दूसरा इसके जिसके साथ क्रॉस बना रहा है उसका है एक डार्कनेस का और एक वाइट का। अब देखिए यहाँ से जब गैमेट फॉर्मेशन होगा तो इसका एक क्रोमोसोम्स ये सेल डिवाइड जब होगा तो ये क्रोमोसोम्स अलग गैमेट बनाएगा और यहाँ से ये क्रोमोसोम्स अलग गैमेट बनाएगा। यानी इसमें दो क्रोमोसोम्स आए, एक कहाँ से आया? इससे कैपिटल आर कैपिटल टी,
और एक यहाँ से आया स्मॉल आर स्मॉल टी। क्लियर है? अब देखिए जब ये गैमिट फार्मेशन हो रहा है, जो गैमिट फार्मेशन हो रहा है तो एक तो पेरेंटल टाइप हो रहा है कैपिटल आर कैपिटल टी, लेकिन एक यहाँ पे कैपिटल आर और स्मॉल टी हो रहा है, यहाँ पे स्मॉल आर और कैपिटल टी हो रहा है, और यहाँ पे स्मॉल आर और स्मॉल टी हो रहा है। ओके, ये 4 प्रकार के गैमेट बना रहे हैं। फर्स्ट ये देखिए कैपिटल आर और स्मॉल टी, ये पेरेंटल टाइप है क्योंकि यहाँ पे पेरेंट है कैपिटल आर स्मॉल टी। यहाँ पे देखिए ये भी पेरेंटल टाइप है, यानी पेरेंट जैसा है सेम वैसा ही स्मॉल आर स्मॉल टी। लेकिन ये दोनों क्या है, ये दोनों रिकम्बिनेंट टाइप है। रिकम्बिनेंट क्योंकि इसका जीन इसमें गया और इसका जीन इसमें गया। ये क्यों होता है? ये जब मियोसिस होता है, मियोसिस के दौरान क्रॉसिंग ओवर हो जाता है। यहाँ पे सिंगल जीन था, मियोसिस में यहाँ भी क्रॉसिंग ओवर हुआ, लेकिन अगर मान लीजिए ऐसे इंडिविजुअल के बीच क्रॉसिंग ओवर करा जाए, यहाँ पे एक जीन है आर और यहाँ पे एक जीन है स्मॉल आर। अब यहाँ पे अगर क्रॉसिंग ओवर हो जाए तो ये ऊपर कितने जीन एक दूसरे के साथ एक्सचेंज हुए, हमको उससे क्या मतलब है? सिर्फ क्योंकि हम एक ही कैरेक्टर का स्टडी कर रहे हैं तो यहाँ पे हम क्रॉसिंग ओवर का कोई मतलब नहीं निकालेंगे। ठीक है, क्रॉसिंग ओवर का कोई मतलब इसलिए नहीं निकलेगा कि सिर्फ एक जीन की हम बात ही कर रहे हैं, इसके ऊपर कितने जीन एक्सचेंज हो गए, उसका क्या फिनोटाइप रहा, ये हमको देखना ही नहीं है क्योंकि मोनोजेनिक था, सिंगल जीन के बारे में स्टडी कर रहे थे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे तो हम 2 जीन के बारे में स्टडी कर रहे हैं, तो जब यहाँ क्रॉसिंग ओवर होगा तो यहाँ पे हमको रिकमेंडेंट देखने को मिलेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ मान लीजिए एक और जीन है, लेकिन जब हम 2 कैरेक्टर के साथ बात कर रहे हैं तो जब भी क्रॉसिंग ओवर होगा दोनों कैरेक्टर एक दूसरे से एक्सचेंज होंगे। ठीक है, दोनों जीन एक्सचेंज होंगे। ये मान लीजिए इनके बीच ये था कैपिटल आर कैपिटल टी, स्मॉल आर स्मॉल टी। अब मान लीजिए यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर हो गया, क्रॉसिंग ओवर होगा तो क्या होगा, ये वाला पार्ट इधर हो जाएगा, ये वाला पार्ट इधर हो जाएगा, यानी कैपिटल आर सॉरी स्मॉल आर कैपिटल टी। यहाँ पे क्या हो जाएगा कैपिटल आर ये टी है और स्मॉल टी। ठीक है, यानी एक ऐसा क्रोमोसोम्स मिलेगा जो इस टाइप का होगा, एक ऐसा क्रोमोसोम्स मिलेगा जो इस टाइप का होगा। ठीक है, यानी मियोसिस जब होगा, मियोसिस में क्रोमोसोम्स जब एक दूसरे के साथ सेगमेंट एक्सचेंज करेंगे क्रॉसिंग ओवर में, तो ये हमको रिकम्बिनेंट टाइप कुछ क्रोमोसोम्स मिलेंगे। ठीक है, यानी ऐसे सेल्स जिसमें ये रिकम्बिनेंट टाइप के सेगमेंट होंगे। ठीक है, रिकम्बिनेंट टाइप के जीन होंगे, यानी एक जीन का दूसरे जीन के साथ रिकम्बिनेशन होगा। यहाँ से ये जीन टूटा, यहाँ से रिकम्बाइन किया, यहाँ से ये टूटा, यहाँ रिकम्बाइन किया। ठीक है, आप देखिए तो ये तो सिंपल इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट था। लेकिन जब ये मॉर्गन और ये स्टार्टवेंट जो थे, ये जब फ्रूट फ्लाई पे ड्रोसोफिला पे काम कर रहे थे, तो ये देखें कि हमारे पास सेम यही काम कर रहे हैं। ठीक है, सेम यही प्रोसेस कर रहे हैं, सेम फ्रूट फ्लाई के 2 कैरेक्टर के साथ क्रॉस बना रहे हैं। तो इनका कैरेक्टर था वाइट बॉडी एंड लॉन्ग विंग, ये क्रॉस करा रहे थे ब्लैक बॉडी शॉर्ट विंग, यानी शॉर्ट विंग था, यहाँ पे लॉन्ग विंग था, यहाँ वाइट बॉडी था ब्लैक बॉडी था, सेम 2 डिफरेंट कैरेक्टर के साथ। लेकिन जब भी ये F2 में सेग्रीगेशन देख रहे थे, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट देख रहे थे, तो इनको सेम टू सेम सिर्फ पेरेंटल टाइप ही मिल रहा था, सिर्फ इसी प्रकार के इनको गैमेट्स मिल रहे थे, रिकम्बिनेंट मिल नहीं रहे थे। इसका मतलब क्या हुआ, 2 ही काम हो सकता है। फर्स्ट, या तो क्रॉसिंग ओवर हो ही ना, अगर यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर ना हो, ये सेगमेंट आपस में एक्सचेंज ना हो, तो हमको रिकम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी नहीं मिलेगा, रिकम्बिनेशन नहीं मिलेगा। ठीक है, यानी क्रॉसिंग ओवर यहाँ पे किसी कारण ना हो, क्रॉसिंग ओवर एबॉर्ट हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे हमको रिकम्बिनेशन नहीं मिलेगा, रिकम्बिनेंट्स नहीं मिलेंगे। फर्स्ट रीजन। सेकेंड रीजन क्या हो सकता है कि ये जीन दोनों एक दूसरे से इतने क्लोज हो कि इनका क्रॉसिंग ओवर से कोई फर्क ना पड़े, यानी अगर ये जीन बिल्कुल क्लोज हो, ठीक है, और यहाँ क्रॉसिंग ओवर हो जाए, तो ऊपर सेगमेंट चाहे जो भी हो एक्सचेंज हो जाए, जितने भी जीन हो एक्सचेंज हो जाए, हमको सिर्फ 2 जीन से मतलब है। अब ये दोनों जीन बिल्कुल पास में हो, 2 रीजन हो सकता है। तो फर्स्ट रीजन तो कम चांस होता है जिसमें क्रॉसिंग ओवर मिस हो जाए। ठीक है, क्रॉसिंग ओवर तो होगा ही होगा। अब सेकंड चांस क्या बनता है कि ये दोनों जीन बिल्कुल क्लोज हो, तभी इसमें जीन एक्सचेंज नहीं हो रहा है और इनको रिकम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी रिकम्बिनेंट्स नहीं मिल रहे हैं। क्लियर है, आप समझ पा रहे हैं? देखिए, अगर ये दोनों जीन क्लोज होंगे
तो इनके बीच अगर यहाँ से क्रॉसिंग ओवर होता है तो ये यहाँ का पार्ट यहाँ जाएगा और यहाँ का पार्ट यहाँ जाएगा, तो ये जीन एक्सचेंज होने का कोई चांस ही नहीं है, क्योंकि जीन तो इसके नीचे, जो पार्ट एक्सचेंज हुआ उसके नीचे जीन है। यानी इन दोनों के बीच में क्लोजनेस इतना ज़्यादा है, एक दूसरे के साथ इतने टाइटली लिंक्ड है कि इनकी क्रॉसिंग ओवर होने से कोई इफेक्ट नहीं हुआ है। ठीक है, तो इस कंडीशन में इन्होंने ये कंक्लूजन दिया स्टर्टिवेंट ने कि ये जो ड्रोसोफिला के पास जो जीन है दोनों, वाइट बॉडी और लॉन्ग विन का, ये दोनों एक दूसरे के साथ क्लोज हैं, लिंक्ड हैं। ठीक है, तो इस लिंक्ड जीन के मिलने से, इस लिंक्ड प्रोसेस से इनको आइडिया आया कि लिंकेज के थ्रू हम डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं। यानी अगर लिंकेज आ रहा है, यानी सिंपल सी बात है, यहाँ पे अगर रिकम्बिनेंट्स नहीं मिल रहे हैं तो हम कह सकते हैं कि ये जो जिस जीन के बारे में बात कर रहे हैं वो क्लोज है, डिस्टेंस उनके बीच कम है। अगर रिकम्बिनेशन जितने ज़्यादा मिल रहे हैं पॉपुलेशन में, यानी ये जीन उतना अधिक दूर है, उनके बीच डिस्टेंस है, तभी तो रिकम्बिनेशन हो रहा है। तो इस पूरे पॉपुलेशन में जितने ज़्यादा रिकम्बिनेशन मिलेंगे, यानी इस क्रोमोसोम से उतने ज़्यादा जीन जो है वो डिस्टेंस पे है। तो ये लिंकेज के बेस पे और रिकम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी के बेस पे, रिकम्बिनेंट्स के बेस पे इन्होंने 1911 में और 1913 में ड्रोसोफिला के दो क्रोमोसोम्स को मैप किया और फिर चारों क्रोमोसोम्स को मैप किया। ठीक है, तो सबसे पहले हम कह सकते हैं जेनेटिक मैप या क्रोमोसोम मैप या लिंकेज मैप किसने दिया? स्टर्ट-इवेंट ने, अल्फ्रेड स्टर्ट-इवेंट ने। ठीक है, तो इस स्टडी के बेस पे टी.एच. मॉर्गन और स्टर्ट-इवेंट का जो म्यूचुअल स्टडी था, इसके बेस पे लिंकेज मैप तैयार किया गया सबसे पहले 1911 में। किसके द्वारा? अल्फ्रेड स्टर्ट-इवेंट। इन्होंने 1911 में ये जो ड्रोसोफिला है इसके दो क्रोमोसोम्स को मैप किया। ठीक है, देन इन 1913 ड्रोसोफिला में 4 क्रोमोसोम्स हैं, इसके चारों क्रोमोसोम्स को मैप कर दिया, 4 क्रोमोसोम। तो स्टर्ट-इवेंट ने सबसे पहले 1911 में ड्रोसोफिला का क्रोमोसोम मैपिंग किया था, सिर्फ 2 ही क्रोमोसोम्स को मैप किया था। यानी उन दोनों क्रोमोसोम्स पे जीन कितने हैं, उनका ऑर्डर क्या है, डिस्टेंस क्या है, जीन एक दूसरे से क्लोज है या डिस्टेंस है, ये सब इन्होंने सबसे पहले किया था। ठीक है, देन 1913 में इन्होंने पूरे ड्रोसोफिला के क्रोमोसोम्स को मैप कर दिया। तो कह सकते हैं सबसे पहले जेनेटिक मैप या क्रोमोसोम मैप किसने तैयार किया? स्टर्ट-इवेंट ने 1913 में। ठीक है, अब देखिए इनका पूरा कंक्लूजन क्या रहा है। अगर रिकम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी या रिकम्बिनेंट्स कम मिल रहे हैं, ठीक है, उनका परसेंटेज कम है, इसका मतलब उनके बीच का डिस्टेंस कम है। ठीक है, बिल्कुल 0 है तो बिल्कुल क्लोज है, लिंक्ड है। रिकम्बिनेशन मिल ही नहीं रहा तो जीन क्या है? क्लोज है। ठीक है, तो ये एक फार्मूला दिए रिकम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी का, अभी हमने डिस्कस किया था, टोटल नंबर ऑफ रिकम्बिनेंट्स इन ए पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल इन ए पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय 100। अब इन्होंने कहा कि इस बेस पे जो फ्रीक्वेंसी आई उस फ्रीक्वेंसी के बराबर ही एक यूनिट दे दिया जिसको हम बोलते हैं सेंटीमॉर्गन। ये मॉर्गन के नाम पे है, स्टर्ट-इवेंट के जो गुरुजी थे टी.एच. मॉर्गन, उनके नाम पे सेंटीमॉर्गन। ठीक है, तो मान लीजिए अगर कोई एग्जांपल ले लीजिए, अगर मान लीजिए 100 इंडिविजुअल है टोटल, जिसमें से अगर 20 जो है वो रिकम्बिनेंट्स हैं, अगर टोटल पॉपुलेशन में 100 इंडिविजुअल हैं तो उसमें से 20 रिकम्बिनेंट नोट किया गया, तो 20 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 100 कितना आ गया? 20%। यानी उस पॉपुलेशन में टोटल 20% रिकम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी, यानी 100 इंडिविजुअल्स के बीच 20 ऐसे इंडिविजुअल हैं जिनके बीच रिकम्बिनेशन हुआ है। ठीक है, तो उस कंडीशन में जिस पार्टिकुलर जीन के बारे में बात कर रहे हैं उस जीन के बीच का डिस्टेंस क्या होगा? 20%। ठीक है, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 20 सेंटीमॉर्गन। क्लियर है? यानी अगर जीन ए और बी के बारे में बात करते हैं, जीन ए और बी को लेकर हम रिकम्बिनेशन देखते हैं, तो जीन ए और बी के बीच में जितने भी रिकम्बिनेंट बनेंगे, 20 रिकम्बिनेंट बनते हैं, तो टोटल 100 इंडिविजुअल है, उसमें 20 रिकम्बिनेंट बन रहे हैं, यानी 20% रिकम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी आ रहा है। तो यानी जीन ए और बी के बीच का डिस्टेंस क्या हो गया? 20 सेंटीमॉर्गन। क्लियर है? अब देखिए, ये तो टी.एच. मॉर्गन और स्टर्ट-इवेंट के मैपिंग के बाद, इनके स्टडी के बाद ये मैपिंग का फार्मूला आया। ठीक है, इसको बोलते हैं टी.एच. मॉर्गन मैपिंग फंक्शन। इसको बोलते हैं टी.एच. मॉर्गन या मॉर्गन मैपिंग फंक्शन, मॉर्गन मैपिंग फंक्शन।
ठीक है। मॉर्गन मैपिंग फंक्शन अभी हमने पढ़ लिया पूरा पूरा मैपिंग फंक्शन, लेकिन इसमें एक कंडीशन था, इनके अकॉर्डिंग टी एच मॉर्गन के अकॉर्डिंग कहीं भी पूरे क्रोमोसोम्स पे डबल क्रॉसिंग ओवर नहीं होगा, तभी ये पूरा इनका फंक्शन काम करेगा। इनका जो फार्मूला है, ठीक है, ये काम करेगा। यानी कह सकते हैं नो डबल क्रॉस, नो डबल क्रॉस, जिनको बोलते हैं कंप्लीट इंटरफेरेंस, कंप्लीट इंटरफेरेंस का एग्जाम में पूछ देता है। कंप्लीट इंटरफेरेंस का जो फंक्शन है, मैपिंग फंक्शन, वो किसका है? टी एच मॉर्गन का है, ठीक है। तो टी एच मॉर्गन का मैपिंग फंक्शन बिना डबल क्रॉस के दिया गया था, ठीक है। यानी इनका जितना भी कैलकुलेशन है इस पूरे फ्रीक्वेंसी के लिए, ये तो लास्ट है ना, लास्ट आउटकम है, इसके पहले बहुत सारे फार्मूला दिए गए हैं, ठीक है, कैसे कैसे कैलकुलेशन होगा। तो इनका जो पूरा का पूरा फंक्शन है वो डिपेंड किस पे करता है कि अगर वहाँ पे डबल क्रॉस ना हो, ठीक है। इसके बाद एक साइंटिस्ट हैं हेल्डन, हेल्डन जंक्शन के बारे में आपने सुना होगा। जब क्रॉसिंग ओवर होता है, जिसमें डबल क्रॉसिंग ओवर होता है, तो उसमें एक हेल्डन जंक्शन बनता है, ठीक है। तो वो हेल्डन साइंटिस्ट के नाम पे हेल्डन जंक्शन, ठीक है। तो हेल्डन ने भी मैपिंग फंक्शन दिया है, यह हेल्डन मैपिंग फंक्शन, ठीक है। हेल्डन मैपिंग फंक्शन में क्या था, इन्होंने कहा था कि ये डबल क्रॉस हो सकता है, कंप्लीट डबल क्रॉस, कंप्लीट डबल क्रॉस, ठीक है। कंप्लीट डबल क्रॉस होगा तो यहाँ पे क्या होगा, नो इंटरफेरेंस। जब भी कंप्लीट डबल क्रॉस होगा तो इंटरफेरेंस नहीं होगा, ठीक है। तो अगर डबल क्रॉस को कंसीडर नहीं किया जाता है तो मॉर्गन मैपिंग फंक्शन है, अगर डबल क्रॉस को कंसीडर किया जा रहा है तो हेल्डन मैपिंग फंक्शन है। ये 1931 में दिया गया है, 1931। अब देखिए इनके बीच का भी एक है, यानी या तो डबल क्रॉस नहीं हो रहा है या तो डबल क्रॉस हो रहा है, लेकिन ऐसे भी कुछ कंडीशन आते हैं जिसमें कहीं कहीं पे डबल क्रॉस होता है, कहीं कहीं पे नहीं होता है, पार्शियल डबल क्रॉस कर सकते हैं। तो इसके लिए कोसाम्बी मैपिंग फंक्शन है, कोसाम्बी मैपिंग फंक्शन। कोसाम्बी मैपिंग फंक्शन में क्या है, पार्शियल डबल क्रॉस कर सकते हैं या फिर इनकम्प्लीट डबल क्रॉस कर सकते हैं, या फिर कर सकते हैं सम डबल क्रॉस। सम डबल क्रॉस का मतलब क्या हुआ, इनकम्प्लीट इंटरफेरेंस, इनकम्प्लीट इंटरफेरेंस। तो ये जो कोसाम्बी मैपिंग फंक्शन है ये 1944 में दिया गया, 1944, इट्स ओके। अब देखिए मैपिंग फंक्शन 3 लोगों ने दिया। फर्स्ट टी एच मॉर्गन ने, जिसके बारे में भी हमने डिस्कस किया है कि उसमें क्रॉसिंग ओवर तो हो रहा है लेकिन डबल क्रॉस कहीं नहीं हो रहा है, ठीक है। उसके बेस पे इन्होंने काम, इनका भी वही है, लिंकेज मैपिंग का ही, यानी 2 जीन के बीच लिंकेज कितना है और उनके बीच डिस्टेंस कितना है, ठीक है। उसके बेस पे ही, फ्रीक्वेंसी के बेस पे, रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी के बेस पे ही डिस्टेंस दे रहे हैं, ठीक है। लिंकेज है यानी दोनों के बीच डिस्टेंस कम है, अगर रिकॉम्बिनेंट बनना है तो दोनों के बीच डिस्टेंस अधिक है। सेम इनका भी वही काम था हेल्डन का, लेकिन इन्होंने डबल क्रॉस को कंसीडर किया, यानी एक क्रोमोसोम से हो सकता है कि क्रॉसिंग ओवर 2 बार हो जाए, तो उसका फ्रीक्वेंसी कुछ और आएगा, ठीक है। उसके बाद इनके बाद आए कोसाम्बी 1944 में, इन्होंने कहा हो सकता है कि कंप्लीट डबल क्रॉस ना हो, कि कभी क्रॉस, थोड़ा बहुत क्रॉस ओवर हो रहा है, यानी एक पॉपुलेशन के एक क्रोमोसोम से हो सकता है क्रॉस ओवर हो, या एक क्रोमोसोम्स पे डबल क्रॉस हो, दूसरे में डबल क्रॉस ना हो, पार्शियल क्रॉस ओवर कर सकते हैं, सम पॉइंट्स पे क्रॉस ओवर हो सकते हैं, डबल क्रॉस ओवर, ठीक है। तो अगर थोड़ा बहुत क्रॉस ओवर होगा तो उसमें इनकम्प्लीट इंटरफेरेंस होता है, ठीक है। तो इन तीनों का बेस वही था, रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग लिंकेज मैप तैयार करना, ठीक है। बस ये डबल क्रॉसओवर को कंसीडर करना, नहीं कंसीडर करने के बेस पे इन्होंने तीनों ने अलग अलग मैपिंग फंक्शन दिया है, ठीक है। तो अभी हमने मैपिंग में पूरा का पूरा पढ़ा, क्या मैपिंग होता क्या है, ठीक है, कितने प्रकार का होता है, जेनेटिक मैप कैसे कंस्ट्रक्ट किया जाता है, और ये आइडिया कहाँ से आया, किस प्रकार से, पूरा का हमने डिटेल देख लिया, ठीक है। और इसमें फार्मूला कौन सा काम करता है, एक जब डिस्टेंस निकालते हैं, फ्रीक्वेंसी का परसेंटेज जब आता है तो उस फ्रीक्वेंसी के परसेंटेज को हम एग्जैक्ट डिस्टेंस मान लेते हैं अकॉर्डिंग टू टी एच मॉर्गन, और उसका नाम भी है सेंटीमॉर्गन, उन्हीं के नाम पे, यानी 2 जीन के बीच डिस्टेंस क्या हो गया, सेंटीमॉर्गन में। लेकिन प्रेजेंट टाइम में क्या है, हम सीक्वेंसिंग कर रहे हैं, पूरा का पूरा जीनोम सीक्वेंसिंग ही करते हैं, तो सेंटीमॉर्गन में डिस्टेंस ना आके बेस पेयर में निकाल ले रहे हैं कि कौन कौन से कितने बेस पेयर का एक जीन है, ठीक है, एक सेगमेंट है, यानी कौन सा पर्टिकुलर सीक्वेंस उस जीन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। पूरा का पूरा हम सीक्वेंसिंग ही कर ले रहे हैं। ये तो सिर्फ जेनेटिक मैप में था, ये फिजिकल मैप में होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे
पॉपुलेशन के बारे में, यानी मैपिंग पॉपुलेशन कैसे क्रिएट किया जाता है। ये जो पूरा का पूरा वर्क है मैपिंग का, ये एक स्पेसिफिक पॉपुलेशन पे काम करता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, ठीक है। अगर इसके रिगार्डिंग कुछ ऐसा पॉइंट्स है जो ना समझ में आए, उसके लिए भी आप डायरेक्ट कमेंट के द्वारा पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।